मैंने MGP प्रोग्राम ज्वाइन किया था और वहाँ पे मैं टेस्ट देता था, वहीं से उनके ही जो सॉल्यूशन होता है उनमें से कुछ ऐड करके डाल दिया, कुछ थोड़ा सा मॉड्यूल्स भी निकालते हैं। 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी था मेंस के बाद, लाइक प्री के बाद आई वाज वेरी फोकस्ड, आई हैड सम नोट्स हर सब्जेक्ट्स पे, सो एथिक्स पे, सोसाइटी पे मैंने पहले से थोड़े बहुत बेस नोट्स बना लिए होते थे। द फर्स्ट थिंग आई यूज्ड टू डू वाज टू एनरिच माई नोट्स। अब ये करते वक्त आप कैंडिडेट्स को ये 100% रियलाइजेशन होगा कि माई नोट्स हैव बिकम लाइक एन ओशन। अब इसको कैसे रिवाइज करें, ये तो याद ही नहीं रहेगा। सो मैं क्या करता था कि इसको अब देखेंगे कि एग्जाम में आपको रिकॉल करने में बहुत ईज होगा एंड आपको एग्जाम्पल्स भी तुरंत रिकॉल हो जाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। मैंने ना यहाँ से दिपिन सर की करंट अफेयर्स की क्लासेस भी करी थी, तो उससे मेरा बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन, और वो इन्फॉर्मेशन ना यू कैन यूज़ इवन इन एसे। मैंने तो उसको सोशियोलॉजी हर जगह मैंने उसको यूज़ करा है, बिकॉज सर के नोट्स बेस्ट, मतलब दीज आर द बेस्ट इन द मार्केट इज़ व्हाट आई फील। आप सिर्फ कोड लिख दोगे, डेफिनेशन लिख दोगे हर आंसर में, तो वो काम नहीं चलेगा। तो 1 मिनट आपका गया, ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपने मार्क्स लूज कर रहे हो। तो ये जो प्रैक्टिकल वाली तैयारी होती है, हाउ टू सेट योरसेल्फ अप फॉर सक्सेस, उसमें व्हाट डिड यू डू? सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पेपर से पहले स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। Hello everyone. Today we have with us 2 IPS officers, UPSC toppers. I have with me Mr. Shashwat Agarwal with rank 121. And I also have here Mr. Anurag Chopra and his rank is 210. पहले तो welcome both of you. Thank you मैम। तो पहले तो the journey for both of you all has been quite different, है ना? Yours is the last attempt. Yes ma'am. And yours is third attempt. I want to ask you कि डेस्टिनी का क्या रोल लग रहा है अभी आफ्टर एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड टू यू, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी मेहनत है, तो पहले तो आप बताइए। मैम मेरे हिसाब से मैम डेस्टिनी का इंडीड एक रोल होता है एग्जामिनेशन में, और मेरे केस में ऑनेस्टली मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था अपनी रैंक। मैं समवेयर 350 to 400 के रेंज में अपनी रैंक एक्सपेक्ट कर रहा था, सो फॉर मी 121 वाज एक्चुअली अ प्ले ऑफ डेस्टिनी। हैविंग सेड दैट मैम, there is no antidote to hard work in this journey, and destiny comes much afterwards, but there is, like, you have to put your toil and hard work first so as to make your destiny also work. So for me, like, both go hand in hand somewhere. बिल्कुल। And what about you, Anurag? What do you want to say about this? मैम यस मैम, बट आई थिंक कि हमारे हाथ में तो सिर्फ मेहनत करना ही है ना। तो मेरा तो ये रहता है कि जितना मैं मेहनत कर सकता हूँ, एज मच हार्ड वर्क एज आई कैन पुट, आई ट्राई टू डू दैट एंड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड until unless there is last second, even in interview, be it in mains। तो मेरा ये रहता था कि मैं अपनी तरफ से फिर मैं भगवान के ऊपर छोड़ देता था कि मैंने जो अच्छे कर्म करे हैं या जो पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, टीचर्स का साथ है, तो फिर वो अपना रोल प्ले करता है फिर वहाँ पे। मेरा ये है ना, पेपर तक तो मेहनत कर लो और उसके बाद पूछा। Yes ma'am. बिल्कुल मैम। अच्छा, ग्रेट। सो टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस, जब डेस्टिनी की लक की बात कर ही रहे हैं, प्रीलिम्स इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, तो आई वुड वांट टू आस्क यू कि प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या है आप लोगों की? मतलब ऐसा क्या सोचा कि यार ये करने से मेरा पेपर निकलता है? मैम मैंने प्रीलिम्स के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी बनाई थी। आई यूज्ड टू डेडिकेट 3 months कंप्लीटली फॉर प्रीलिम्स, लाइक 3 months एटलीस्ट आई यूज्ड टू डेडिकेट फॉर प्रीलिम्स। और उसमें मैम मैं ये करता था कि ऑलमोस्ट 1.5 months मैं फर्स्ट रीडिंग के लिए रखता था, जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक कंटेंट है, जिसमें मेरे स्टैंडर्ड बुक्स आ गए, उसके बाद जो करंट अफेयर्स के मॉड्यूल्स हैं वो आ गए, PYQs मैं एक्सटेंसिवली सॉल्व करता था जस्ट टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, स्पेशली अगर एस्पिरेंट्स लास्ट ईयर का जो प्रीलिम्स का पेपर है वो देखें। सो देयर इज एक्चुअली लैंडस्लाइड शिफ्ट इन द वे UPSC इज नाउ फ्रेमिंग द क्वेश्चंस। तो मैं ऐसा भी करता था कि मैं हर सुबह उठ के 10-10, 12-12 क्वेश्चन PYQs उठा के सॉल्व करता था जस्ट टू गेन एन इनसाइट कि कैसे क्वेश्चंस UPSC अब पूछ रहा है। इसके बाद मैम द सेकंड फोकस वाज ऑन लाइक एज मच रिविजन एज पॉसिबल। सो आई यूज टू मेक श्योर कि 4-5 रिविजन मैं करूँ एग्जामिनेशन के पहले, एंड आई यूज अ पिरामिडल अप्रोच जिसमें मैं अपना कंटेंट फिल्टर आउट करता जाता था विद सक्सेसिव रिविजन्स। सो बाय द टाइम आई केम अक्रॉस विद माई लास्ट वीक्स रिविजन, आई यूज टू हैव रिविजन कार्ड्स जिसमें मैं कीवर्ड्स या एक्रोनिम्स उतनी रिवीजन करते करते एंड में बना लेता था, जिसको मैं लास्ट डे बस रिवाइज करके चला जाता था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैम आई यूज्ड टू सॉल्व अ लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का मेरा मेन एम मैम वाज नॉट फॉर नॉलेज, इट वॉज फॉर परफेक्टिंग टाइम मैनेजमेंट एंड मेंटल मैनेजमेंट। जो क्वेश्चन आपने पूछा मैम टाइम मैनेजमेंट का, उसमें 2 घंटे के टाइम को मैं डिवाइड कर लेता था कि द फर्स्ट आवर हैज टू गो फॉर द फर्स्ट आइटरेशन, देन द नेक्स्ट हाफ एन आवर फॉर द सेकंड आइटरेशन, एंड देन द नेक्स्ट हाफ एन आवर फॉर 2 more iterations. So in 2 hours I used to do 4 iterations of the entire paper to maximize out my marks. And last thing was ma'am that I never ignored CSAT. I was blessed to clear CSAT in all the 3 stages.
एंड दैट इज़ वॉट माई सजेशन फॉर द एस्पिरेंट्स ऑल्सो वुड बी कि आरसी और क्वांट इन दोनों पे आपका बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए. आरसी में यू शुड डेफिनेटली अटेम्प्ट ऑल द आरसीज बिकॉज उसमें चांसेस सही करने के ज़्यादा होते हैं. क्वांट में यू शुड मेक श्योर कि जितना आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं यू शुड अटेम्प्ट. एंड टाइम मैनेजमेंट अगेन इन सीसैट विद द सेम स्ट्रैटेजीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब एक तो 3 महीना पहले से पढ़ाई करो, जी मैम, प्रैक्टिस खूब करो और स्ट्रेटजी बना लो. जी है मैम, ना? जी व्हाट मैम. डिड योर स्ट्रेटजी लुक लाइक अनुराग? मैम मेरा तो फर्स्ट 3 में प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा था. मेरे को तो लगता है कि मेरे लिए प्रीलिम्स एक स्टम्बलिंग ब्लॉक था शुरू में. सो उसके लिए मैं शुरू में ना मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी आई थिंक प्रॉब्लमेटिक थी कि मैं सोच रहा था एक बार प्रीलिम्स निकल जाए फिर मैं मेंस के लिए पढ़ लूँगा. मेरे को ऐसा लगता था क्योंकि मेरे पास गाइडेंस इतनी ज़्यादा थी नहीं. तो मैंने तब फॉर्म भी ज्वाइन नहीं किया था. तब बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि पहले आपको मेंस का ना प्रिपेयर करके जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी नॉलेज समवेयर और द अदर आपको प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं हेल्प करती है. ठीक है, तो मेरा ये रहता था कि दिसंबर तक, बाद के अटेम्प्ट्स में बता रहा हूँ, कि मेरे को अपना मेंस पूरा निपटा लेना है जितना है. एटलीस्ट सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल था एंड जो मेंस के नोट्स मैं कोशिश करता था कि हो जाए मैथ्स जनवरी तक. उसके बाद मेरा प्रीलिम्स की तरफ फोकस ग्रेजुअली शिफ्ट होने लगता था. ठीक है, तो उसमें भी मेरी एक स्ट्रैटेजी ये थी कि जैसे मैं स्टैंडर्ड बुक में एक चैप्टर मैंने पढ़ा तो मैं उसके क्या करता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले पढ़ने से पहले ही थोड़ा सा देख लेता था ताकि मेरे माइंड में पता हो कि दीज एरियाज आर रियली इंपॉर्टेंट. एंड मतलब वो माइंड में चमक जाता है कि इनमें मेरे को ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, फिर जब मेरा वो चैप्टर हो जाता था ना उसको मैं प्रैक्टिस करता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन बैंक में से भी मैं उस चैप्टर को हो जाता था ताकि मेरे से ज़्यादा किसी को ना आता हो. एटलीस्ट ये हो इसमें. ये मेरी अप्रोच हर चैप्टर में रही. दैट्स व्हाई आई टुक मोर देन 3.5 to 4 months मुझे लगते थे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में. फिर उसके बाद मेरा प्रीलिम्स मतलब जब मैंने ऐसा किया तो वो हो जाता था. ठीक है, तो जब मेरा एक बार रिवीजन हो गया ना मतलब पूरा इस तरह से, फिर मैं उसके बाद टेस्ट उठाता था 2-3 टेस्ट और मैं देख लेता था कि मेरा हो रहा है नहीं हो रहा. जो मुझे कुछ टेस्ट में से एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती थी आई यूज्ड टू ऐड इट इन माय नोट्स. मैंने एक कॉपी बना ली थी, उसके अंदर वहीं पे साइड में लिख लेता था कि कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ताकि मैं उसको बाद में रिवाइज करता चलूँ. ठीक है, तो मैम ये तो स्टैंडर्ड बुक्स हो गई. ठीक है, इनको मैं 1-2 बार रिवाइज करने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा इन पे मतलब सिर्फ इनको एज अ रेफरेंस की तरह यूज़ करता था. और कुछ ना मॉड्यूल्स आते हैं जैसे फॉरम भी निकालता है तो मुझे उनसे बहुत हेल्प होती थी क्योंकि वो क्या करते थे पूरे को ना बहुत ग्राफिकल फॉर्मेट में या फिर टेबल के फॉर्मेट में या उसमें वो इन्फॉर्मेशन दे देते थे. तो 60 पेजेस में अगर आप लास्ट में इतनी मोटी बुक अगर देखो उसको रिवाइज करना फ्लिप करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है. तो मेरे को इन बुकलेट्स ने थोड़ा काफ़ी ज़्यादा मदद करा. और मैं मल्टीपल रिवीजन, क्योंकि एक चीज़ आपको बार बार रिवाइज करनी है, इसका प्रीलिम्स में तो ये स्ट्रैटेजी है ही है. एंड मैम करंट अफेयर्स के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर तो मैं डेली पढ़ ही रहा था बट उसके नोट्स नहीं बनाए मैंने. सो आई रिलाइड कि ये जो कंपाइलेशन आता है उनके ऊपर और सिर्फ एक उसी को ही मैंने प्रॉपरली रिवाइज करा ताकि जो सब बच्चे कर रहे हैं एटलीस्ट उतना मैंने किया होना चाहिए. एंड मैम सीसेट को मैंने बिल्कुल इग्नोर नहीं करा. उसके लिए मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि जैसे रात में डिनर करा ना तो मैंने अपने भाई को बोला कि मुझे तू 40 मिनट्स के लिए एक सेट पकड़ा देगा, एक दिन आरसी एक दिन लॉजिकल रीजनिंग, ताकि मोनोटोनस ना रहे. मतलब ये रहता है. और जो मुझे वहाँ से सीखना है या मेरे को लग रहा है जिनमें मेरे थोड़ा सा आई एम नॉट डूइंग वेल तो उनको मैं थोड़ा सा देख लेता था या उनके कंसेप्ट्स यूट्यूब वीडियोस पे जाके देख लिया. थोड़ा स्मार्ट अप्रोच मैंने अपनाने की कोशिश करी. यूट्यूब पे देख लिया या उसकी कोई बुक देख ली क्या, क्योंकि हम ग्रेजुअली ना कैट तक के लेवल का पहुंच रहा है. कितना भी कहो कि हाँ तो हम सीसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसी की वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है. तो उस पर एफर्ट आई थिंक करना ही चाहिए. मतलब स्ट्रैटेजी रिफाइन करने के बाद प्री निकलने लग गया है ना. एंड व्हेन यू वर सेइंग कि मैम मैं 3 महीने पहले प्री की तैयारी कर रहा था, 3 महीने से पहले मेंस सेम ना वैसा कि पहले मेंस का फाउंडेशन. मैम माय एक्सपीरियंस वाज कि समवेयर मुझे मेंस की प्रिपरेशन प्री में एड करती थी. तो जैसे मेंस के लिए हम लोग एग्जांपल्स निकालते थे अलग अलग टॉपिक से. सो जैसे एनवायरनमेंट के आई डोंट रिकॉल द क्वेश्चन बट वो डायरेक्टली प्री में पूछ लिया जो तुमने एग्जांपल के तौर पे जैसे कोरल रीफ पे एक टेक्निक है स्पेशली जो कि लास्ट है बायोरॉक टेक्नोलॉजी. तो मैंने प्री के लिए मेंस के लिए इसको एज अ बेस्ट प्रैक्टिस कोरल रीफ में पढ़ा था और वो प्री में पूछ लिया. हाँ. तो पक्का भी तो हो गया ना फिर वो. जी मैम. तो मेंस का बहुत ही एक जिसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव आपका नोट्स बनता है. प्री में आप उसको बहुत ही इस पॉइंट से पढ़ते हैं कि अगर एलिमिनेशन आएगा तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा. तो आप बहुत उसको थिन वे में पढ़ते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं उसी का एक फिल्टर्ड कंटेंट प्लस कुछ और प्री के स्पेसिफिक आप फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं और फिर उसको आप टेस्ट सीरीज में अप्लाई करते हैं और फिर उनका रिवीजन करके आप प्री देते हैं. और एक चीज़ और, क्योंकि मेंस में आप जब सिलेबस क्योंकि ना बहुत सेग्रीगेटेड फॉर्मेट में दे रखा है तो आप पे और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है जब आप एक बार कर लेते हैं, क्योंकि आप हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स थोड़े एक एनालिटिकल अप्रोच डेवलप होती है जो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के एग्जाम सॉल्व करने में आपको हेल्प करती है. तो आई प्रिज्यूम कि इसका मतलब ये भी हो रहा होगा कि अगर हम पहले मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसके बाद प्री की तैयारी में 3 महीने लग रहे हैं, अगर ऐसा ना करें तो हो सकता है 3 महीने से और ज़्यादा टाइम है ना उसी चीज़ को कवर करने में.
क्योंकि मैम प्री और मेंस दोनों का सब्जेक्ट का जो बेस है वो सेम है। अब पॉलिटी में लक्ष्मीकांत जो बेस प्रिपेयर कर रहा है उसी के बेसिस पे आप प्री भी दे रहे हैं और मेंस भी दे रहे हैं। अगर आप सिर्फ प्री की तैयारी करेंगे सो इट वुड टेक 6 months, बट अगर आप मेंस की 3 महीने तैयारी कर लें एंड देन उस पर 3 महीने आप प्री का बिल्ड करें प्रिपरेशन, तो आपकी बहुत स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन होगी और प्री क्लियर करने के बाद भी आपको फिर मेंस की तैयारी करने में काफी इनेबलिंग रहेगा। और मैम सिर्फ रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, मतलब ऐसे कि सिर्फ आप रट नहीं रहे हो, रादर यू नो कि उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, फिर आपको थोड़ा इजी भी हो जाएगा मैम। भरोसेमंद रट्टा हो जाएगा। वो तो उसको कोई वो नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, करना पड़ेगा, बट आपको समझ है कि क्या है उसके पीछे कंसेप्ट, जो हेल्प करता है मैम। अच्छा, अब ये सब जोर तोड़ लगा के हम प्री तो पास कर लें, मेंस के लिए क्या करना चाहिए? एक तो पढ़ाई वाली प्रॉब्लम है कि ठीक है हमने प्री से पहले तैयारी करी थी, तो प्री खत्म करते ही अब मेंस को अप्रोच कैसे करें? प्रैक्टिस तो चलो आंसर राइटिंग में अलग से पूछूंगी, लेकिन ये पढ़ने का क्या तरीका है प्री के बाद, स्पेशली जब तक रिजल्ट नहीं आया है? आई वांट यू टू आंसर फर्स्ट, अनुराग। सो मैम पहले जो मैंने कुछ अपने नोट्स बना रखे होते हैं उसको मैं कोशिश करता हूँ कि अब मेरा प्रॉपर उसको अरेंज कर सकूँ, मतलब अपना सब्जेक्ट वाइज। पॉलिटी का मेरा नोट्स, ठीक है, जहाँ से मुझे क्योंकि उसके अंदर लिस्ट किया कि मेंस की ये क्वालिटी बहुत अच्छी है कि वहाँ पे सिलेबस प्रॉपर्ली लिस्टेड है, तो हर एक का मतलब चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, मैं फर्स्ट 10 days में कोशिश करता हूँ कि मेरे जो नोट्स है ना वो फर्स्ट 10 या 15 days तक लग जाते हैं, तो उसके अंदर जो मेरे कुछ छूटा हुआ है या फिर कुछ रह रहा है, एटलीस्ट एक बेसिक मटेरियल मेरे पास हर सब्जेक्ट का अवेलेबल हो। फिर क्योंकि प्री के बाद टेंशन भी तो होती है, टेंशन हो रही है आप मतलब आप अगर क्योंकि इसीलिए मैं पहले अगर आपने थोड़ा बहुत किया हुआ है ना ये काम, तो आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा कि मैं कहाँ से किधर से लाऊं या क्या करूँ, वरना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मेरे को ये एक बेनिफिट हो गया था जब मैंने अपने नोट्स पहले कर रखे थे, तो एटलीस्ट मुझे सिर्फ जो थोड़ा बहुत रह गया था ना, जैसे कि आप मान लीजिए इंटरनल सिक्योरिटी या फिर कुछ थोड़े बहुत इंटरनेशनल रिलेशन के 1-2 टॉपिक्स, तो उनको मैं कहीं से देख रहा था कि कौन से सोर्स मटेरियल रेफर करूँगा या क्या करूँगा। तो उसके लिए मैंने एक ये चीज़ करा था, एक चार्ट बना लिया था, हर मैंने टॉपिक वहाँ पे लिस्ट कर लिया था हर सब्जेक्ट के लिए, और वहाँ पे मैंने लिख लिया था कि मेरा प्राइमरी सोर्स ये होगा, चाहे मैं लक्ष्मीकांत से ये वाला चैप्टर देखूंगा या ये देखूंगा, और फिर सेकेंडरी सोर्स इन केस अगर टाइम बचता है तो मैं वहाँ पे रेफर करूंगा। और इवन वैल्यू एडिशन के लिए भी आई न्यू कि मुझे कहाँ से क्या देखना है। तो वैल्यू एडिशन मैम हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग होता है, उस पर हम ग्रेजुअली आई थिंक डिस्कस कर सकते हैं। वो मैं धीरे धीरे डिस्कस मतलब वो ऐड करता रहता था, जैसे जैसे टेस्ट दिए मैंने, मान लो मेरा एक पॉलिटी का पोर्शन हो गया तो मैं साथ के साथ उसका एक टेस्ट भी लिख लेता। मैंने MGP प्रोग्राम ज्वाइन किया था और वहाँ पे मैं टेस्ट देता था, वहीं से उनके ही जो सॉल्यूशन होता है उनमें से कुछ ऐड करके डाल दिया, कुछ थोड़ा सा मॉड्यूल्स भी निकालते हैं जिसके अंदर आपके हमारी पॉलिटी की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, या फिर आपका जो जजमेंट्स हैं, कमिटी की रिपोर्ट्स, क्योंकि ये तो मैम डालना ही पड़ता है आपको, तभी नंबर आते हैं, नहीं तो मार्क्स कम हो जाएंगे। व्हाट अबाउट यू शाश्वत? क्योंकि मेंस में ये भी बड़ा स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि शुरुआत में लगता है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन यही नोट्स फैलते से चले जाते हैं। हाउ डू यू ऑर्गेनाइज ऑल दीस थिंग्स? सो मैम मेरा 4-point स्ट्रैटेजी था मेंस के बाद। लाइक प्री के बाद आई वाज वेरी फोकस्ड, आई हैड सम नोट्स हर सब्जेक्ट्स पे, सो एथिक्स पे, सोसाइटी पे मैंने पहले से थोड़े बहुत बेस नोट्स बना लिए होते थे। The first thing I used to do was to enrich my notes. So enrichment के लिए मैम I used to enrich them with again जैसा अनुराग ने कहा Supreme Court judgments, with committee recommendations, नीति आयोग की strategy vision 75 years वाली booklet आती है, that's like a very good booklet for GS3, GS1 across papers use हो जाती है, and constitutional articles, DPSPs, fundamental duties, ये मैं extensively quote करता था, sustainable development goals। इसके अलावा जो newspaper से मैंने example collect किए हैं, जो facts हैं, data है, report है, उसको मैं उन notes में enrich करने की कोशिश करता था। अब ये करते वक्त आप कैंडिडेट्स को ये 100% रियलाइजेशन होगा कि माय नोट्स हैव बिकम लाइक एन ओशन। अब इसको कैसे रिवाइज करें, ये तो याद ही नहीं रहेगा। सो मैं क्या करता था कि इसको फ्रेमवर्क में मैं डिवाइड करता था अपने नोट्स को। सो जैसे IR है, अब IR में दे मे आस्क इंडिया अमेरिका रिलेशंस, इंडिया चाइना रिलेशन, एनी कंट्री रिलेशंस, तो मैं अब स्पेसिफिक IR के टॉपिक को मैं एक फ्रेमवर्क में बना दूंगा जिसको मैं एक एक्रोनिम दे दूंगा। जैसे मैंने IR के केस में एक्रोनिम दिया SSPDM। So her answer में I would use SSPDM, which is S is strategic, then S is security, then P is political, D is developmental, and M is something else, which I don't recall. So इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता था, these were the dimensions which would play around. में मंथन, yeah, है ना? So and then I'd use examples which I have collected from my enrichments. And इसी तरह मैंने हर सब्जेक्ट में कुछ इस तरह से बनाए हुए थे, फ्रेमवर्क्स बनाए हुए थे। जैसे हम लोग पेसल अप्रोच तो यूज करते हैं, वो बहुत कॉमन हो गई है। ऐसे करके हर सब्जेक्ट में आप कुछ अप्रोच या फ्रेमवर्क्स बना सकते हैं। अब देखेंगे कि एग्जाम में आपको रिकॉल करने में बहुत ईज होगा एंड आपको एग्जाम्पल्स भी तुरंत रिकॉल हो जाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसने मुझे रिवीजन में और फ्रेमवर्क बनाने में जो है ये अप्रोच मुझे काफ़ी हेल्प मिली उस बड़े से ओशन को थोड़ा स्ट्रक्चर करने में। देन आई यूज टू रिवाइज देम अ लॉट, लाइक रिवीजन वाज द थर्ड पिलर ऑफ माय एंटायर मेंस प्रिपरेशन, कि इस फ्रेमवर्क को आप जितना रिवाइज कर पाएं
और हर टॉपिक में आप इन्हीं फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आप कुछ कुछ कीवर्ड्स लिख लें जो कि आपको हैंडी आएंगे लास्ट डे रिवीजन के लिए. एंड देन फोर्थ वाज आंसर राइटिंग. सो आई वाज आल्सो एनरोल्ड इन MGP, एंड जैसा अनुराग ने कहा, इवन आई यूज्ड टू pluck MGP solutions booklet. I used to carry it from where, and I used to pluck it and put it in my notes because they were very crisp and they had good embellishments also. So उसको भी मैंने use किया, and then I used to revise it a lot. And then practice के साथ एग्जाम के अराउंड 1 month पहले मैंने फर्स्ट आइटरेशन MGP का दिया इन द मेन्स मोड, यानी कि फर्स्ट डे ऐसे दिया, देन नेक्स्ट डे GS 1 2 GS 3 4, एंड देन 4 दिन बाद ऑप्शनल दिया, एंड देन आई यूज्ड टू डू इट अगेन आफ्टर 2 weeks. तो आई हैड लाइक 2 मेन्स बिफोर अ मेन्स. तो वो काफ़ी एक अच्छा प्रैक्टिस हो गया मेंस एग्जाम में बैठने से पहले. सो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर द इसमें ना आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग. मैंने ना यहाँ से दिपिन सर की करंट अफेयर्स की क्लासेस भी करी थी, तो उससे मेरा बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुआ. क्योंकि तुमने तो न्यूज़पेपर के नोट्स बनाए नहीं थे. बिल्कुल, मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, मैं सिर्फ पढ़ रहा था उस टाइम. तो मेरे को यहाँ पे उससे ये एडिशन हो गया कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना सर बहुत ही क्रिस्प फॉर्मेट में 1 पेजर में सर यूज टू कवर. और वो इन्फॉर्मेशन ना यू कैन यूज़ इवन इन एसे. मैंने तो उसको सोशियोलॉजी हर जगह मैंने उसको यूज़ करा है, बिकॉज सर के नोट्स बेस्ट, मतलब दीज आर द बेस्ट इन द मार्केट इज़ व्हाट आई फील. और उसको रिवाइज 1-2 बार मैंने उसको करा. एंड जैसे ये कह रहे हैं कि पहले आइटरेशन में मैंने भी कोशिश करा. मैं सिलेबस तो नहीं होता, वो हमेशा रहता है कि हुआ है नहीं अभी. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, exactly. क्योंकि सबको लगता है सिलेबस कंप्लीट होगा तब आंसर लिखेंगे, बट वो तो दिन आएगा ही नहीं. वो कभी नहीं आता. तो जितना हो गया ना उतना मैं जाके एक आइटरेशन दे दिया, ताकि मुझे पता रहे कि किस एरियाज में मुझे ज़्यादा काम करना है. तो फिर जब नंबर आया तो उन पर थोड़ा एनालाइज करा, फिर उसके बाद एक और आइटरेशन. तो मैंने भी 2 दिए थे मतलब आइटरेशन. इनफैक्ट मैम मेरे लास्ट ईयर से यही लर्निंग था. मैंने लास्ट ईयर कोई ऐसा आइटरेशन नहीं दिया था, एंड आई रियलाइज्ड कि पर आइटरेशन आई एम गेनिंग लाइक 15-20 मार्क्स एवरी ईयर, क्योंकि आपको आपका साइकी उस हिसाब से डेवलप हो जाएगा. रियल एग्जाम में योर बॉडी वुड ऑपरेट, बिकॉज फिजिकली ऑल्सो द मेंस एग्जाम इज अ वेरी वेरी टफ प्रोसेस. तो जब तक आप उसको 1-2 बार प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे, उसको अडॉप्ट करना एग्जाम में इज वेरी डिफिकल्ट. और मैं इसी में शाश्वत की बात में मैं ऐड करना चाहूँगा कि इसके अंदर क्या हो जाता है कि ना आप अनप्रेडिक्ट, क्योंकि ऐसा होता है कि अनसर्टेन है, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से आउट ऑफ द ब्लू से भी आ जाते हैं. तो आप किस तरह से उन क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे हैं, वो भी ये चीज़ हेल्प करती है आपको. मतलब आपका मेंटल स्टेट ना क्लियर करता है. अच्छा, सो ये तो हुई पढ़ाई की बात कि भाई नोट्स कैसे बनेंगे ये सब, बट आंसर राइटिंग के अंदर प्रैक्टिकलिटी, स्टैमिना जैसे हम बोल रहे थे वो भी है. तो डिस्पाइट प्री के पहले तैयारी करना, तो प्री के पहले ठीक है नोट्स बनाए, पेपर लिखा, जो भी है, लेकिन प्री के बाद मेंस का पेपर लिखने में झटका तो लगता है. टाइम ज़्यादा लगेगा, माइंड फॉगी लगेगा, ब्लैकआउट होगा. तो उसका इमोशनल टर्मोइल कैसा फील होता है? आपके साथ ऐसा हुआ था कि नहीं? पहले तो ये बताओ. डिड दैट हैपन? मैम बिल्कुल. मैम इनिशियली मुझे याद है जब जस्ट प्रीलिम्स क्लियर हुआ था इसी साल, मुझे ऑलमोस्ट एक फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करने में 4 घंटे लग गए थे. और उससे धक्का बहुत लगता है. और वो दैट वाज लाइक कि दैट नाइट इट वाज वेरी हार्ड टू स्लीप, क्योंकि लग रहा था कि रियल एग्जाम में कैसे लिखेंगे. तो बट अगेन आई वुड लाइक टू टेल द कैंडिडेट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं कि इसी में आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ही वो टाइम कम होता है. आप मैं कभी ये सजेशन नहीं देता कि आप रेडिकली 3 घंटे पे आ जाइए, बिकॉज देन यू विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर कंटेंट. और जितने अच्छे से आप कंटेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं वो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे. सो द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि अगर मुझे 4 घंटे लग रहे हैं, देन मैं उसे 3.5 घंटे पे लेके आऊँ. मैं पैरेलली अपना रिविजन करता रहूँ, एंड व्हेन माय रिविजन इज कंप्लीट यू विल सी कि आप जल्दी सोच भी पा रहे हैं, जल्दी थॉट्स भी आ रहे हैं, आपका प्रैक्टिस भी अच्छा हो रहा है पहले से, एंड देन ब्रिंग इट डाउन टू 2 hours 50 minutes इन दी टेस्ट सीरीज. तो इस तरह से मैंने आंसर राइटिंग की स्पीड बढ़ाई अपनी. प्लस मैम जैसे मैंने जो फ्रेमवर्क अप्रोच बताया, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिला टाइम अपना कंट्रोल करने में. What about you, अनुराग? मेंस लिखने के बाद भी ऐसा होता है कि भाई प्री के बाद पेपर ही नहीं लिखा जा रहा है टाइम? मैम ये मेरे को याद है कि मैं आपके पास ही आया था एथिक्स का. मतलब जैसे मैंने भी दिया था, मुझे लगा कि लिखा हुआ ऑलरेडी, बट मुझे 3 hours 45 minutes आई स्टिल रिमेंबर कि लगा पहला. मतलब जैसे मैंने एथिक्स का लिखा था ना, तो धक्का तो लगा था. मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि पढ़ा हुआ सब है, लिखा नहीं जा रहा, क्या इनर्शिया है. तो आपने कहा कि इसके लिए यही है कि रिवाइज करो अपने नोट्स. पहली बात फ्रेमवर्क आपने उस टाइम थोड़ा सा, मेरे फ्रेमवर्क्स उस टाइम एथिक्स के प्रिपेयर नहीं थे जैसे इसने कहा. तो आपने कहा कि फ्रेमवर्क तो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि हर कोई बना के जाता है और आपको सोचने में हेल्प करती हैं ये चीज़ें. ठीक है, मतलब कि किस तरह से. सिमिलरली आपने केस स्टडीज़ के लिए भी कहा था कि यहाँ पे भी ना हर एक की टाइप होती है, तो यू हैव टू थिंक ऑन दोज लाइंस. पहले से सोच के रखोगे तो वहाँ पे हर चीज़ के लिए आपको सोचने के लिए टाइम नहीं लगेगा ना. तो इसलिए फिर मैंने उसको अगले टेस्ट में इसको करा, और मैंने एथिक्स से काफ़ी ज़्यादा टेस्ट दिए थे, 6-7 टेस्ट दिए मेरे को याद है. तो इसने मेरे को हेल्प करा. आई थिंक
तो वही आपको सेटबैक होगा। इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप मायूस होकर बैठ जाओ, अगला टेस्ट ना दो। नंबर भी कम आए मैम, ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जितने, मान लो अगर 100 या 105 एक्सपेक्ट कर रहे हो, आ गए 80, 85 या इतने, तो आप डिस्कस करो किसी से। यू कैन डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स एस्पिरेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लगता है कि जेन्युइन है काफ़ी, या फिर इवन मेंटर के पास जाके भी आप, टीचर जो चेकर है, तो मैम वो अच्छे से बताते हैं आपको कि ऐसा नहीं है कि चेकिंग वाले की गलती है, कुछ आप भी गलत कर रहे हो, यू आर नॉट कोटिंग सम एग्जाम्पल विच अदर कैंडिडेट इज डूइंग, या कुछ एक बेसिक ना हर पेपर में कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब वैल्यू एडिशन। आप सिर्फ कोड लिख दोगे, डेफिनेशन लिख दोगे हर आंसर में, तो वो काम नहीं चलेगा। ऐसे ही कीवर्ड्स भी आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि मैं एसएस में क्या लिखूंगा, क्रिटिकली एनालाइज में क्या लिखूंगा। तो ये कीवर्ड्स का भी ना, मतलब आई हैड पेस्टेड अ चार्ट इन फ्रंट ऑफ मी, जिसमें मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख लिया था कि ये आएगा तो मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ये आएगा, क्योंकि मैम वहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हो ना, तो 1 मिनट आपका गया, ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपने मार्क्स लूज कर रहे हो। वहाँ पे वही होता है हम, ये जो पूरा मीन्स है हाफ नंबर का ही गेम है। हर आंसर में इफ यू आर गेनिंग हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स अदर बेटर, हाँ, तो वहाँ पे ही आई थिंक आई अंडरस्टैंड। इस सब के बावजूद, सब कुछ करते करते भी ना, छोटी छोटी चीज़ों से भी ना हम अपना सक्सेस मैक्सिमाइज कर जाते हैं। मतलब पेपर से पहले क्या टॉपर्स इतना भी सोचते हैं कि यार ये पहन के जाना है, ये खा के जाना है, इस पेन से लिखना है। तो ये जो प्रैक्टिकल वाली तैयारी होती है, हाउ टू सेट योर सेल्फ अप फॉर सक्सेस, उसमें व्हाट डिड यू डू D-Day से पहले? टेल मी अनुराग। यस मैम। सो मैम ठीक कह रहे हैं कि मैंने तो अपना एडमिट कार्ड, मंदिर, मेरे घर में मंदिर है, वहाँ पे रख दिया था, अपना पेन भी मैंने वहीं रख दिया था। और मैम हाँ, मैंने ये भी होता है कि सबका ना एक पेन होता है यूनिक, जो आपके कंफर्ट या आपकी ग्रिप जिसके अकॉर्डिंग है, जो आपकी पेस, जो आपकी एक पर्सनैलिटी से सूट करता है आई थिंक। तो मैंने वो बड़ी मुश्किल से आइडेंटिफाई करा। आई ट्राइड ईच एंड एवरी पेन, मतलब मैंने V7 पायलट V7 से भी लिख के देखा, और यूनिबॉल के भी पेन आते हैं उनसे भी लिख के देखा। लेकिन फिर फाइनली मैंने रोलर, एक बॉल आता है जूक्स का, फ्लेयर जूक्स, उसकी मैंने रिफिल उठाई, और जो राइटोमीटर होता है ना, उस वाले पेन में घुसाई मैंने, और उसकी ग्रिप, राइटोमीटर की ग्रिप हो गई। और उसके, क्योंकि वो एक ही रिफिल ना 4 पेपर में मेरी चल गई, तो मैं मुझे चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और बहुत अच्छा चलता है, इवन जेल से भी बेटर होता है, पीछे छपता भी नहीं है। तो मैंने सब कुछ उसका देख लिया, हर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद आई फाइनली डिसाइडेड दैट पेन। और मैं ब्लेसिंग्स तो होती है, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लिया, मंदिर जहाँ मैं मानता हूँ, थोड़ा उनको भगवान को याद करा, और सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि पेपर से पहले स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए मैं मेडिटेशन करता हूँ। तो मेरे को मेडिटेशन में पूरे एग्ज़ाम के दौरान, जब भी आपके सेटबैक्स होते हैं, चाहे कुछ बहुत सक्सेस होता है, तो ना सम रहने में, मतलब आपको इक्वानिमस रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेडिटेशन। तो दैट हेल्प मी अ लॉट। और जब नींद नहीं आ रही थी ना, तो आई थिंक मेडिटेशन ने मुझे हेल्प करी कि सो जा भाई, अब ज़रूरी है वो। How did you handle this, Shashwat? So ma'am, same thing happened with me also. Like for the pens, it took me some while to finalize कि इस पेन से लिखना है. So I finalized कि Pilot V7 से लिखेंगे, and I purchased like 50-60 sets of the pen क्योंकि मार्केट में शॉर्टेज था. हाँ, उस टाइम बड़ा ऐसे भगदड़ सी मच गई थी, हाई इंपॉर्टेंट वाला पेन खत्म हो गया. और मैंने इतनी ले ली कि अभी भी बची हुई है मेरे पास. 20-30 पेन अभी भी हैं. And secondly, ma'am, I agree completely. I used to do like physical exercise on a daily basis. My experience was, ma'am, कि health बहुत important angle है preparation का, which somewhere aspirants tend to miss out, including me. So mains के 1 month back, I got a severe back pain. Doctor told me to like take bed rest and take pills. Same thing happened last year before mains also, because इतना ज़्यादा लंबा sitting होता था. Then your posture is also damaged. So I used to do exercises, and when this happened, then I like took up like पेन किलर फॉर like 1 week. तो मेरे ख्याल से एस्पिरेंट्स को अपने फिजिकल हेल्थ पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली विद मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज, दे विल गेन अ लॉट. देन थर्डली मैम, एग्जाम के जस्ट पहले मेरा ये रहता था, आई यूज्ड टू वेयर वेरी लूज क्लोथ्स, बिकॉज मुझे चाहता था कि गर्मी, क्योंकि लाइक आई गॉट वन ऑफ द स्कूल्स इन दिल्ली मेन सेंटर में, और वहाँ पे हम लोग बीच का जो ब्रेक होता था उसमें ऑडिटोरियम में बैठते थे. एंड क्योंकि इतने बच्चे होते थे, तो वी यूज्ड टू like be able to smell the sweat of all the other, because सब लोग इतने close proximity में बैठ रहे हैं. And we used to have move का spray which we used to spray all across our body. उसका भी smell पूरे auditorium में classroom पे आता रहता था. So this was the experience. But again overall मेरा ऐसा मानना है कि like if you have faith in yourself and तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप कर रहे हो, तो उससे बहुत, आप देखिएगा रियल एग्जाम में you will be mentally free. थोड़ा सा आप, जिसको मैं विजुअलाइजेशन टेक्निक कहता हूँ, आप विजुअलाइज करो आपका एग्जामिनेशन डे कैसा जाएगा, तो आपको लगेगा अच्छा नहीं, मेरा जूता ऐसा होना चाहिए, मेरा कपड़ा ढीला होना चाहिए, मेरा पेन ये होना चाहिए. तो आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन डे फिर वैसे ही चला भी जाएगा. पेपर भी कंप्लीट हो रहा है ना, तो ये भी विजुअलाइज करता था कि फाइनली हो रहा है, और मतलब विजुअलाइजेशन डज हेल्प. इट हेल्प्स अ लॉट. लाइक इन माय केस, मेरा टेस्ट सीरीज में पेपर छूट रहे थे सारे,
लेकिन GS 1 2 3 4 के चारों पेपर मैंने 5 मिनट पहले कंप्लीट कर लिए, विच वॉज अ शॉकर फॉर मी। जब मैं कंप्लीट कर रहा था आई यूज्ड टू फील कि अच्छा 5 मिनट बचे हैं, जो कि आई यूज्ड टू सी अराउंड एंड बाकी लोग के छूट रहे होते थे पेपर, सो आई यूज्ड टू फील अ लॉट गुड कि विजुअलाइजेशन हेल्प मी इन दिस प्रोसेस। बिकॉज अल्टीमेटली ये भी है कि यूपीएससी के पेपर का जो स्ट्रेस है, जो प्रेशर है, वो वहीं जाके फील होगा। मतलब वी आर ट्राइंग फॉर अ सिमुलेशन, वी आर ट्राइंग फॉर अ रेप्लिकेशन, बट दैट फीलिंग इज अ वेरी यूनिक, very unique thing. मतलब पसीना वसीना notwithstanding, but also classroom का pressure, that feeling that you get in. मैम इसमें ना मैं 2 चीज़ें और ऐड करूँगा कि एक तो आपको डाइट ना थोड़ा जब जिस टाइम होता है बहुत लाइट डाइट रखने की ज़रूरत है। इसको शायद सात्विक बोलते हैं, मुझे तो आइडिया नहीं था, मेरे पेरेंट्स बताते थे कि इस टाइम अगर आप जैसे बहुत हैवी खा रहे हो ना तो हम स्लीपी ड्राउजी, हाँ आपके फिर ना, क्योंकि माइंड और बॉडी और ये सब ना कनेक्टेड होता है, तो आप जो कंज्यूम कर रहे हो वो आपके ब्रेन पे भी, मुझे लगता है इफेक्ट, आई रियलाइज दिस ग्रेजुअली। तो मैं बहुत लाइट और पानी बहुत ज़्यादा, मतलब उस टाइम वाटर बहुत ज़्यादा कंज्यूम कीजिए, क्योंकि उससे ना ब्रेन बहुत, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, आई थिंक किस मतलब लोगों को रियलाइज़ नहीं होता। आई रियलाइज दिस ग्रेजुअली कि पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि इससे आप हाइड्रेटेड रहते हैं, एनर्जाइज रहते हैं। और फ्रूट्स अगर हो सके ना, फ्रूट डाइट या वेजिटेबल, ये सब चीज़ें, हेल्दी चीज़ें खाओ, ठीक है। और घर में रहते हो तो घर का खाना, या फिर कोई हाइजीनिक खाना कोशिश करो। तो तला हुआ बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, ये उस ड्यूरेशन में मैं अवॉइड करता था, ठीक है मैम। और मैम फिजिकल एक्सरसाइज का भी ही इज़ राइट कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि हम बैठे बैठे ना हमारा बैक पेन, तो उसमें बहुत एक दिन, मतलब मैं देखता था कभी जब पेन होता है तो पूरा आपका दिन अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती। तो इसी को ही आप अगर 20 मिनट भी इफ़ यू कैन टेक आउट ना, चाहे जब भी आपको लग रहा है कि मेरे को थोड़ा रिलैक्स करना है, रदर दैन लुकिंग एट योर मोबाइल फ़ोन या उस पर आप शॉर्ट्स और ये सब देखने के बजाय आप थोड़ा पार्क में अगर वॉक भी कराओगे ना, चक्कर काटाओगे या फिर थोड़ा सा पेरेंट्स से बात कर लोगे कॉल पे थोड़ा, तो उससे आपका मेंटल, फिजिकल और मतलब आप पढ़ तो रहे हो, इमोशनल, एग्जैक्टली, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। और मैम एक मैं डार्क चॉकलेट भी लेके जाता था एग्जाम के दौरान, तो वो भी मेरे को जब लगता था ना थोड़ा लो हो रहा हूँ, तो आई इमीडिएटली यूज्ड टू हैव दैट, और वो एकदम से बूस्ट मिलता था। बिल्कुल है ना, क्योंकि वही पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, सारी मेहनत कर रहे हैं, बट इट इज़ एन अमेलगमेशन ऑफ सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, एंड उस पर एफर्ट मार रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, उसका आउटपुट महसूस किया है। एंड आई फील लाइक कि यूपीएससी की तैयारी में वी टेंड टू फोकस अ लॉट कि बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ दीज डिफरेंट थिंग्स दैट वी हैव टू वरी अबाउट, एंड इन्हीं चीज़ों से पर्सनालिटी बनती है। और इस सब को करने के बाद पर्सनालिटी टेस्ट आ जाता है। पर्सनालिटी टेस्ट में व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? पहले तो बोर्ड कौन सा मिला? मैम आई गॉट लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला's बोर्ड। सेम बोर्ड, हाँ अच्छा, तो यू गॉट दीज बोर्ड्स। इंटरव्यू की तैयारी में व्हाट डू यू थिंक हैज़ टू हैपन? नोट्स बनाए थे कि नहीं? पहले तो ये सो मैम द फर्स्ट थिंग वाज कि इंटरव्यू में द बोर्ड हैज़ योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू। सो मेरा ये अप्रोच रहता था कि डैफ में जितने कीवर्ड्स मेरे प्रोफाइल से रिलेटेड हैं उन पे आई यूज्ड टू प्रिपेयर अ क्वेश्चनएयर फर्स्ट, एंड देन उन क्वेश्चंस का आई यूज्ड टू प्रिपेयर अ सक्सेंट आंसर, एंड उनको भी मैं धीरे धीरे ऑर्गेनिकली इवॉल्व करता था विद माई प्रिपरेशन। सो दैट वाज लाइक द फर्स्ट पार्ट। देन द सेकंड पार्ट वाज कि व्हेंस दिस थिंग इज डन, देन आई यूज्ड टू प्रिपेयर करंट इवेंट्स फ्रॉम माई ऑप्शनल and from other issues also that are happening GS से related. That was the second part. And then जब ये दोनों आपका हो जाए, then you can appear in mock interviews and one-to-one sessions to understand कि आपका किस direction में personality जा रहा है। Mock interviews के लिए also I suggest candidates की take the suggestions with a pinch of salt. आप उनको देखें कि मतलब are they very valid or not, and अगर आपको लगता है कि no they are very valid, only then try to ingrain it in your personality. And then final D-Day मैम इंटरव्यू का मेरा ऐसा था कि I was very nervous. लाइक एंटर करने के बाद माइन वॉज द 3rd नंबर, एंड जब वहाँ गए तब मालूम पड़ा कि सर का बोर्ड है। सो आई वॉज वेरी नर्वस एंड माई इंटरव्यू वॉज ऑल्सो फिल्ड विद स्ट्रेस टेस्ट सर के साथ. सो ही वेंट टू द वॉशरूम इन बिटवीन एंड ही वॉज यूजिंग ऑल्सो हिज फोन. So, but ultimately he gave like 200 marks to me. So I think in the interview what matters is how well you are able to articulate your answers, number one. Number two, how alert you are. And number three, how able you are to think through. तो उन्होंने मुझसे बहुत ऐसे सवाल पूछे which required a lot of thought in the interview itself. For instance, मेरे DAF में SDGs mentioned है. So they asked me कि अच्छा कोई ऐसे 2 areas बताइए जहाँ SDGs आपस में conflictual है. अच्छा. यानी one SDG is conflicting with other SDG. So it took me like 30-40 seconds to say कि हाँ economy, development and environment के SDGs can be conflictual, infrastructure and life can be conflictual. But this is what they want, a very thinking personality to join the service. So that was my experience of the interview. Right, and it does take a lot. मतलब pressure इसी चीज़ का है कि आप 30 सेकंड रुक कर सोच पा रहे हैं कि नहीं. And then of course it's a good answer. Was your experience similar, Anurag? Yes, पहले तो प्रिपरेशन पे आई लाइक टू डिस्कस कि मैम प्रिपरेशन ना मैंने 4 उसमें डिवाइड करा था कि एक तो
स्टैटिक, ठीक है, एक करंट, एक डैफ जैसे इन्होंने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, ठीक है। सो मैम डैफ के लिए मैंने क्या किया था, हर एक जैसे इन्होंने बताया कि कीवर्ड को आइडेंटिफाई करके 20 क्वेश्चंस का ना मैंने अपना क्वेश्चन बैंक और उसके साथ साथ आंसर्स जो मैं खुद से भी ढूंढ रहा था या चैट जीपीटी की, मैंने इस बार AI की भी हेल्प ली है क्योंकि वो बहुत अच्छे से उसको बता पा रहा था। को-पायलट जो था, आई थिंक दैट इज़ रियली गुड बिकॉज इट कंडेंसेस द आंसर इन अ वेरी ऑर्गेनाइज फॉर्मेट। तो वहाँ पे मैंने इनकी हेल्प ली थी और इससे मैंने अपना हर जो भी मेरे डैफ में कीवर्ड था उस पर एक मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे जो 2 रजिस्टर हो गए थे बाद में आते आते। ऐसे ही मैंने करंट के लिए मैंने 3 न्यूज़पेपर आई रेफर्ड, ठीक है। फर्स्ट वाज इंडियन एक्सप्रेस, जिसके अंदर एक्सप्लेन पेज और एडिटोरियल में बहुत प्रॉपरली पढ़ता था फर्स्ट पेज, एंड मैं डेली ये प्रैक्टिस कर रहा था कि टॉप 5 न्यूज़ कौन सी बोलनी है, क्योंकि वो ये यूजुअली ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अच्छा 5 न्यूज़ आज की बताएं। तो वो भी आप रैंडमली, अगर इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग ना, तो आपको लगता है कि मैं रैंडमली कुछ भी बोल दूँ, रेदर से दोज न्यूज़ जिस पे आप डिस्कशन चाहते हैं होना। तो ये भी एक मतलब बैक ऑफ द माइंड मेरा चल रहा था। फिर दूसरा न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स, आप कोई भी ले सकते हैं, जो इससे मैं स्टेट की न्यूज़ कवर कर रहा था। एंड थर्ड न्यूज़पेपर मिंट से मैं इकनॉमी का थोड़ा बहुत कवर कर रहा था। तो ये तो करंट का हो गया। अब स्टैटिक के लिए ना मैम 4-5 रीजन आई हैड आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर ट्रांसक्रिप्ट्स एज वेल एज दिस ईयर का, जिसमें से मतलब वो क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा पूछ रहे हैं बोर्ड, हर बोर्ड कुछ ना कुछ, कोई एनवायरमेंट से ज़्यादा पूछ रहा था, कोई इकोनॉमी कवर कर रहा था, और स्टैटिक भी पूछ रहे थे मैम। दे वर टेस्टिंग नॉलेज। जो लोग कहते हैं ना कि सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपकी पर्सनैलिटी जज करेंगे, नहीं मैम, किस नॉलेज भी ऑब्वियसली दे आर टेस्टिंग। एंड मैम प्रैक्टिस के लिए ना इस बार मैंने थोड़ा सा ये कह रहा था कि हर एस्पेक्ट पे कवर करके चलना है, कि एक तो मॉक बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करना, क्योंकि उससे ना आपका जो पर्सनैलिटी है थोड़ी सी मैकेनिकल लगने लगती है। तो इसलिए आई हैड लिमिटेड कि मेरा जब थोड़ा सा ये एक कुछ पोर्शन कवर हो जाएगा तब मैं जाके एक दे दूँगा, क्योंकि उससे ना आपको एटिकेट्स पता लगते हैं कि हाउ यू शुड बिहेव इन फ्रंट ऑफ सच सीनियर एंड मतलब इतने प्रेस्टीजियस लोगों के सामने, हाउ यू शुड बिहेव एंड किस तरह से बैठना है, बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट नहीं करना। तो दीज बेसिक थिंग यू गेट टू नो एटलीस्ट, है ना। वही इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा उनके फीडबैक को टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि आपको पता है कि क्या पर्सनैलिटी है, कहाँ पे इम्प्रूव करना है। एंड मैम 1-to-1 सेशंस में मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, जहाँ से हेल्प मिला तो मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे गाइड करा, तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और मेरे पेरेंट्स का और मेरे ब्रदर का साथ बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि मैंने उनको फिर ये क्वेश्चन है ना, मैंने उन्हें कहा कि 30 मिनट्स आप मेरे से 30-40 मिनट्स पूछो, मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं आता तो नहीं आता, तो मैं उसको कॉन्फिडेंटली बोलूँगा। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ, एंड उसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा था और उसको मैं देख रहा था कि मैं ठीक से आर्टिकुलेट कर रहा हूँ, ठीक से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं बोल रहा। और मैम इसी में ही ना 30 to 45 सेकेंड्स में आपको आंसर देना होता है। उसके पीछे लॉजिक ये है, बिकॉज वो ना डेली इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, उनके लिए बहुत ही मैकेनिकल प्रोसेस है। तो उन्होंने जो पूछा ना, आपको एग्जैक्टली पिन पॉइंट तरीके से यू हैव टू टेल दैट, यू डोंट हैव टू बीट अराउंड द बुश। मतलब आप ये नहीं बताएंगे कि मैं, जैसे हमारे मेंस में आदत होती है ना, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो मेरी ये आदत थी कि मैं उसको पूरा इंट्रोड्यूस करूँ। उन्होंने कहा नहीं, हमें ये सब नहीं सुनना। मैंने 1-2 मॉक्स में मुझे उन्होंने बोला था, वो कह रहा है एग्जैक्ट जो है उसी को आप हमें की पॉइंट्स बताएं। तो दीज थिंग्स आई लर्न वहाँ पे, ठीक है। हाँ मैम, ये तो हो गया। और मेरे को बोर्ड का जैसे ये कह रहे हैं ना कि वो क्या टेस्ट कर रहे होते हैं, तो पहली बात तो नर्वसनेस उतना ज़्यादा था नहीं, क्योंकि मैंने आई हैड पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, और मुझे लग रहा था कि भगवान को मैं आगे करता हूँ, मैंने कर लिया, ठीक है। तो कॉन्फिडेंटली आई एंटर्ड वहाँ पे। ठीक कह रहे हैं, स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, क्योंकि मेरे में वो नॉवल पढ़ने लग गए थे वाला सर, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि यार ऐसा इतना बोरिंग हो गया क्या। तो बीच में यू आर गेटिंग दी सच काइंड ऑफ थॉट्स। और एक ये भी हो गया था कि ना मेरे नेक्स्ट कैंडिडेट का जूलॉजी था ऑप्शनल, तो उन्होंने मेरे से जूलॉजी के क्वेश्चन पूछ लिया, और फिर ग्रेजुअली उन्हें ये मिस्टेक रियलाइज़ हुई। जैसे 4th मेंबर ने पूछा, अच्छा आपने जूलॉजी बायोलॉजी पढ़े? मैंने कहा नहीं सर, मेरा तो इंजीनियरिंग फिजिक्स था। तो आई सॉ बोथ दोज मेंबर डिस्कसिंग कि आपने गलत क्वेश्चन पूछ लिया लड़के से। तो बट ठीक है, मतलब आई थिंक वो यही टेस्ट कर रहे होते हैं कि आप कितने प्रैक्टिकली सॉल्यूशन दे पाते हैं, बिकॉज जॉब भी ऐसी है कि वहाँ पे आपको रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको यू हैव टू बिल्कुल रेडी फॉर एनी चैलेंज दैट इज थ्रोन एट यू। तो मैम ऐसे था। और दोनों के मार्क्स अच्छे आए इंटरव्यू में? Yes, 200. Very good. Well, it was lovely speaking to you. It's endearing to say कि you are so aware of everything that it has taken, and truly well deserved. I feel so happy to see students flourish. Congratulations again. Thank you so much for your time. Thanks to you as well as for Forum for all the support that they have given it to us. Agreed, ma'am. We're always here. And again, since you're here, since you're our students, of course, you do send it forward also. Yes, ma'am. Right? That's also there. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much.